हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित निश्चित लंबाई के सीधे चालक तार या छड़ के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। यही आज का हमारा टॉपिक है। चलिए आइए, समय बचाने के लिए फिगर बना दिया गया है, समझते हैं कैसे कैसे क्या है। तो यहाँ पे एक निश्चित लंबाई L का एक चालक तार है जिसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है और यह पूरे तार पर एक समान रूप से बट गया है। करना क्या है, इस तार के कारण इसके निकट किसी बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए मान लेते हैं इस तार से ए दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु P से आर दूरी पर इससे फाई कोण बनाते हुए बिंदु P से आर दूरी पर एक छोटा सा खंड लेते हैं, छोटा सा पार्ट लेते हैं जिसकी लंबाई जो है वो क्या है, dl है, और जिसपे जो आवेश है वो कितने हैं, dq है। अब सबसे पहला काम हमारा क्या होता क्या, नियम क्या है आपका, जब आवेश सतत रूप से बटा होता है तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें समाकलन का मदद लेना होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग यही करेंगे। तो सबसे पहले इस छोटे से खंड के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ये निकालेंगे। उसके बाद पूरे के सापेक्ष हम लोग क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे, कुल कितनी लंबाई के लिए बताना है। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। तो इस पे प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर होती है। तो इस खंड के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, डी, जो कि तीर की दिशा के अनुदिश दिखाया गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके घटकों में तोड़ेंगे तो दो घटक, एक क्षैतिज घटक डी कॉस फाई और एक ऊर्ध्व घटक बनेगा क्या, डी साइन फाई। इसी तरीके से छोटे 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 खंड मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ से एक चीज़ कन्फर्म है कि जो आर है वो वेरी कर रहा है, मतलब आर जो है, आर का मान घटने बढ़ने पे ई का मान भी परिवर्तित होगा, क्योंकि यहाँ से दूरी कम है, यहाँ से कम है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो एक वेरिएबल हमको मिल गया क्या, आर, एक वेरिएबल मिल गया हमको क्या, फाई। तो अब यहाँ पे पहले हम लोग इस छोटे से खंड के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। क्या होगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं डी इज इक्वल्स टू, आप मेन फार्मूला जानते हैं, 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। क्यू इस पे कितना आवेश है, डी क्यू है, अपान कितनी दूरी पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, तो आर दूरी पे पता करनी है। तो ये हमारा हो गया क्या, डी क्यू अपान आर स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे डी क्यू की, अब चूंकि डी क्यू के बारे में लोग बात करें, आवेश जो है वो रेखिक रूप में बटा हुआ है, तो यहाँ पे एक घनत्व काम करेगा, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग किससे लिखते हैं, लेमडा से लिखते हैं। लेमडा इज इक्वल्स टू फार्मूला होता है क्यू अपान एल। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो क्यू अपान एल होगा, यहाँ पे अगर ये लंबाई आपका डी एल है तो ये आपका डी क्यू होगा। फाइनली यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डी क्यू का जो मान मिला वो कितना मिला, लेमडा इंटू डी एल। अगर यहाँ पे हम कॉस फाई लेते हैं तो कॉस फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। तब क्या हो जाएगा आपका ई अपान आर। यानी फाइनली यहाँ से आर का अगर मान आप निकालते हैं तो आर को यहाँ पे और कॉस फाई को यहाँ पे भेज देंगे तो हो जाएगा क्या, ई अपान कॉस फाई। तो यहाँ से इस आर के मान को यहाँ पे रख लेंगे और डी क्यू के मान को यहाँ पे रख लेंगे। इन दोनों को जब इसमें रखा जाएगा तब क्या मिलेगा, डी इज इक्वल्स टू 1/4πε0, डी क्यू के जगह पे मिलेगा लेमडा इंटू डी एल, और इसके जगह पे क्या मिलेगा, ए अपान कॉस फाई का होल स्क्वायर। यहाँ से जब आप मॉडिफाई कर लेंगे तब क्या मिलेगा, 1/4πε0 लेमडा डी एल कॉस स्क्वायर फाई ऊपर आ जाएगा अपॉन ए स्क्वायर। ध्यान दीजिए लास्ट लाइन हमारा
यही आया था। अभी भी हम देख रहे हैं कि दो वेरिएबल बच गया, एक क्या बचा फाइव और एक वेरिएबल बचा क्या डी एल। दो वेरिएबल है, तो डी एल को हटाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए, डी एल के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसी त्रिभुज में आप टेन थीटा ले लीजिए, यानी कि टेन फाइव। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार एल अपॉन ए। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एल इज इक्वल्स टू ए टेन फाइव। दोनों पक्ष का आप क्या कर लीजिए, अवकलन करा लीजिए। अवकलन कराएंगे तो क्या मिलेगा, डी एल इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर फाइव का हो जाएगा सेक स्क्वायर फाइव, और केवल फाइव का क्या होगा डी फाइव। यानी ये निष्कर्ष निकल गया कि हमको डी एल के जगह पे क्या लिखना है, तो डी एल के जगह पे इतना लिखना है। तब हमारा एक क्वेश्चन क्या बन गया, ध्यान दीजिएगा, तब बना डी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट लेमडा, पहले से था डी एल के जगह पे ये पूरा मान लिखेंगे, ए सेक स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन नीचे क्या बचा है आपका ए स्क्वायर। ए से ए कट जाएगा और ये कॉस स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/cos, कॉस से कॉस कट जाएगा क्रॉस। अब जो जो बचा है उसको नोट कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, ऊपर से क्या बचा है लेमडा डी फाइव अपॉन ए। अब यहाँ से टोटल जो है सिंगल वेरिएबल बचा है जो कि क्या है आपका फाइव। लेमडा सभी जगह पे जो होगा वो इक्वल होगा, और ए जो है यानी इस बिंदु से जो दूरी है वह भी आपका क्या है कांस्टेंट है, नियत है। अब बचा क्या आपका फाइव जो है, यही आपका एक वेरिएबल बचा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग दो दो कंडीशन में निकालेंगे। एक जो होगा इसकी अभिलंबवत स्थिति में निकाला जाएगा, और एक जो होगा इसकी समांतर स्थिति में निकाला जाएगा। तो अभिलंबवत स्थिति के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी ई परपेंडिकुलर के लिए हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे किसका, डी ई कॉस फाइव का। मतलब जितने भी घटक होंगे सभी के क्षैतिज घटक को एक साथ जोड़ा जाएगा। डी ई के जगह पे आप डी ई का ये पूरा मान रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन नॉट लेमडा अपान ई डी फाइव इंटू क्या कॉस फाइव। अब यहाँ पे एक रेंज समझिए, तो नीचे का पूरा पूरा कोण क्या है थीटा 2। तो चूंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसके रेंज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -φ2 से -θ2 से +θ1 तक। अब जो जो कांस्टेंट होगा वो आपका समाकलन के साइन से बाहर आ जाएगा, जो कि है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, लेमडा अपान ई बाहर आ जाएगा, बचा कॉस फाई। कॉस फाई का फाई के सापेक्ष जब समाकलन करेंगे तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, साइन फाई होता है। कॉस का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन फाई। रेंज आपका क्या है -θ2 से θ1 तक। अब रेंज रखेंगे, एक बार फाई को हटा के θ1 रखेंगे और एक बार θ2 रखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान ए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब हम लोग θ1 रखेंगे तो θ1 होगा माइनस, और फिर -θ2 रखेंगे तो ये भी माइनस आगे आके इसके साथ मिलके हो जाएगा प्लस, यानी कि ये हो जाएगा साइन θ2। यानी निष्कर्ष निकला कि इसके अभिलंबवत स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दीजिए, अब समांतर के लिए हम लोग क्या बात करेंगे, यानी कि ये घटक जो हो गया आपका टोटल, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तब क्या होगा, ई पैरेलल, सेम वही फार्मूला आपका डी ई, कौन सा थीटा होगा आपका यहाँ पे आप साइन थीटा यानी कि साइन फाई। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे डी ई की जगह पर डी ई की वैल्यू पुट करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान ए
इंटू डी फाई साइन फाई। अब रेंज की बात करें तो सेम रेंज इसके लिए भी वही होगा, -θ2 से θ1 तक के लिए। जो कांस्टेंट है एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, लैम्डा अपॉन ए, ये पूरा बाहर आ जाएगा। तो क्या क्या बचेगा उसको ध्यान से देखिए, यहाँ से बचा साइन फाई और क्या बचा डी फाई। तो साइन फाई का फाई के सापेक्ष जब समाकलन करेंगे तो कितना मिलता है, माइनस कॉस फाई। साइन थीटा का फार्मूला होता है माइनस कॉस थीटा, फाई है तो कॉस फाई हो जाएगा। रेंज हमारा था -θ2 से θ1 तक। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, रेंज का मान रख दिया जाए, तब फिर क्या मिलेगा, फाई को हटा के θ1 लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा θ1, फिर माइनस होगा और इस माइनस से मिलके ये प्लस हो जाएगा, यानी कि cos θ2 माइनस cos θ1 जो होगा यह हमारा पैरेलल कंडीशन के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फार्मूला होगा। तो यहाँ पर हम लोग दो कंडीशन पढ़े हैं, सेम ये टॉपिक आप लोग मैग्नेट में भी फिर पढ़ेंगे पायलट लॉ में। तो यहाँ पे इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग दो कंडीशन में, और इसको आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग यही मान लेते हैं कि ये जो चालक है इसकी लंबाई सीमित न होकर के असीमित हो, तब क्या होगा, यानी हम स्पेशल केस देख लेते हैं कि जब चालक तार की जो लंबाई हो वो क्या हो, अनंत हो। हालांकि हम लोग अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय में, तो गॉस के प्रमेय पे आधारित एक इसके बारे में लोग पढ़ेंगे कि अनंत लंबाई का कोई सीधे चालक तार हो तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अभी जो डेरिवेशन पढ़े हैं, इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो जब भी अनंत की बात करते हैं, अनंत लंबाई की बात करते हैं, तो ये जो कंपोनेंट्स है, ये जो लाइन है, यह अनंत के लिए जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। और यह मान लेते हैं कि अनंत पे जो है ये बढ़ करके क्या हो जाता है, 90 हो जाता है। ऐसे नीचे भी अनंत के लिए जो है मान लेते हैं क्या हो जाता है, 90 हो जाता है। यानी अनंत के लिए हम बात करें तो θ1 θ2 दोनों की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। और जब दोनों की वैल्यू 90 हो जाएगी तो इस कंडीशन में ई परपेंडिकुलर के लिए हम बात करें, यानी इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, sin θ1 प्लस sin θ2, यही आपका था। तो sin θ1 यानी sin 90 की वैल्यू 1, फिर sin θ2 यानी sin 90 की वैल्यू 1। तो ये आपका, चलिए स्टार्टिंग से देख लेते हैं। टोटल आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन ए था sin θ1 यानी कि 90, sin θ2 यानी कि 90, दोनों को ऐड कर लेंगे, इसका भी वैल्यू 1 इसका भी वैल्यू 1, 1 1 2 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमारा क्या होता है, 2 लैम्डा अपॉन ए, ठीक है, 2 लैम्डा अपॉन ए होता है। अब बात करें कि क्षैतिज घटक में क्या होता है, मतलब इसके समांतर कितना होता है, पैरेलल कितना होता है। तो यहीं से देख लीजिए, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही होगा, और 0 का किसी के साथ गुणा होगा तो भी क्या हो जाएगा, 0। यानी इस कंडीशन में जब यह चालक अनंत लंबाई का होता है तो इसके क्षैतिज घटक के मतलब इसके समांतर कोई भी वैद्युत क्षेत्र कार्य नहीं करता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक, आज हमने यही सीखा कि कोई सीमित लंबाई का चालक तार हो तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, और वह असीमित लंबाई हो, उसी फार्मूले से, उसी डेरिवेशन से, अगर वह चालक तार असीमित लंबाई का हो तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर इसी चालक तार को लोग किसी शेप में मोड़ दें तो कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो वो जो है वो हमारा अगले वीडियो में होगा। धन्यवाद।